इसको सॉल्व करना सीख। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया था, बहुत इजी मेथड। अभी बेटा हमने एलपीपी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है फिर से, लेकिन अभी हमारे को सॉल्व कौन से मेथड से करना है? सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इजी है। दो तीन बारी सवाल को प्रैक्टिस करोगे, एक ही क्वेश्चन को दो तीन बारी करोगे, तब जाकर के मेथड के जो स्टेप्स हैं वो रिटेन होंगे। ठीक है, एक बारी में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। ठीक है, तो अटकोगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम एक। हाँ, द सिंप्लेक्स कैलकुलेटर कंपनी, ये कंपनी का नाम रख रखा उन्होंने खुद से, सिंप्लेक्स कैलकुलेटर कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 ऑन ईच मॉडल ऑफ एक्स एंड ₹20 ऑन ईच मॉडल ऑफ वाई। तो बेटा ये तो मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट नजर आने लग गया। ये जो साइन है बेटा, ये वैसे तो रुपया लिखा होता है, लेकिन शायद जब बुक वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो रही होगी इंस्टीट्यूट की, तो उस टाइम उसमें फॉन्ट नहीं होगा ये वाला, तो इसीलिए वो इसमें ये वाला साइन मिल जाता है ऊपर वाला। तो ये रुपीज है, तो ₹5 ऑन ईच मॉडल एक्स एंड 20 ऑन ईच मॉडल वाई। तो ये मेरे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो गए, यानी कि मैक्सिमम टाइप शायद हमारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले। ईच कैलकुलेटर रिक्वायर द फॉलोइंग टाइम इन मिनट्स ऑन द क्लीनिंग एंड टेस्टिंग मशीन। तो बेटा हमारे पास दो मशीनें हैं, क्लीनिंग और टेस्टिंग। क्लीनिंग के लिए बेटा एक्स इक्विपमेंट के ऊपर, एक्स के प्रोडक्ट के ऊपर हमारे को 2 घंटे, और वाई के ऊपर हमारे को 4 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। और टेस्टिंग के लिए हमारे को 6 घंटे और 3 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। और टोटल टाइम जो अवेलेबल है क्लीनिंग का वो है 10 घंटे, और टेस्टिंग का हमारे पास अवेलेबल है 12 घंटे। यानी कि ये हो गए कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस। इससे ज्यादा समय आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम बेटा इस वाले को सिर्फ इक्वेशन ड्राफ्ट करने के बारे में सोचे, तो इससे आसान तो सवाल कोई था ही नहीं। इक्वेशन ड्राफ्ट करने के हिसाब से क्वेश्चन ने बोला स्टेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है कि 10 घंटे क्लीनिंग के और टेस्टिंग के 12 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा हम अपना ऑब्जेक्टिव और अपने कंस्ट्रेंट ड्राफ्ट करते। तो मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड क्या चीज जेड हमको मैक्सिमाइज करनी है सर? प्रॉफिट। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? लेट द क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई बी x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा प्रोडक्ट x की जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं वो x1 क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट y की जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं वो x2 क्वांटिटी है। तो अगर आपने x1 यूनिट बनाई तो हर यूनिट के ऊपर कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? ₹5 का। और x2 अगर आपने y की बनाई तो हर यूनिट के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा? ₹20 का। तो ₹5 का प्रॉफिट है x1 क्वांटिटी के ऊपर, और ₹20 का प्रॉफिट है x2 क्वांटिटी के ऊपर। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मुझे चाहिए अपना प्रॉफिट मैक्सिमम। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस क्या है सर? पहली कंडीशन तो ये है कि क्लीनिंग का टाइम एक्स और वाई प्रोडक्ट यानी कि x1 और x2 क्वांटिटी के ऊपर मिला के 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 घंटे आप एक्स पे लगाते हो और एक्स की क्वांटिटी कितनी है? x1। और 4 घंटे आप वाई पे लगाते हो और वाई की क्वांटिटी कितनी है? x2। तो 2 घंटे हर यूनिट पे लगेंगे एक्स की, तो 2x1। और 4 घंटे हर यूनिट पे लगेंगे वाई के, तो 4x2 शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन। क्या लिखूं यहां पर? हाँ जी, ये जो टोटल टाइम आप लगाओगे वो 10 घंटे से कम होना चाहिए या 10 घंटे से ज्यादा होना चाहिए? 10 घंटे तक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे तक होना चाहिए? 10 घंटे। 10 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, 10 घंटे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा लेस देन टाइप इक्वेशन, लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये जो टोटल टाइम आपका क्लीनिंग के लिए लगने वाला है वो 10 या उससे कम लगना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, जरा दूसरे के लिए सोचते हैं बेटा। टेस्टिंग के लिए क्या टाइम लगता है सर? टेस्टिंग के लिए लगते हैं 6 घंटे एक्स पे, और 3 घंटे लगते हैं वाई पे।
और ये टोटल 12 या उससे कम होने चाहिए, तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। और एक नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है कि x1 और x2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 0। तो फिलहाल जो प्रैक्टिकल इक्वेशन हमारे पास है वो ये दोनों है, ठीक है जी। अब हमको इसको सॉल्व करना कहता है अरेंज द इक्वेशन इन सिंपलेक्स फॉर्मेट। तो बेटा एक तरीका तो ये था, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ पर है तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सिंपलेक्स। अब हम जरा सिंपलेक्स के स्टेप सीखते हैं, कृपया ध्यान से समझे। इक्वेशन ड्राफ्ट कर रहे हो तुम शुरू से ही चैप्टर के अंदर, तो इक्वेशन में तो कोई नया काम नहीं है। अब बस हमने क्या करनी है, सिंपलेक्स मेथड को सीखना है। बेटा पहली बात, सिंपलेक्स मेथड आप मैक्सिमम टाइप ऑब्जेक्टिव के अंदर ही अप्लाई करोगे, यानी कि यहां पर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा है, मैक्सिमम। अगर आपको ये सिंपलेक्स मेथड मिनिमम ऑब्जेक्टिव के ऊपर अप्लाई करना है तो पहले आपको अपने मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास सीधा सीधा मैक्सिमाइज फंक्शन अवेलेबल है, और हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है वो कंस्ट्रेंट्स भी मुझे नजर आने की लेस देन टाइप है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड से कम है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है ये राइट हैंड साइड से कम है, लेकिन मुझे सॉल्व करने के लिए बीच में साइन चाहिए इक्वल टू का। बीच में साइन किस चीज का चाहिए, इक्वल टू। इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इक्वल टू का साइन चाहिए। अब इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कम जो है उसमें कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, हम अपनी इक्वेशंस को रिवाइज करें। फॉर सिंपलेक्स मेथड क्या करना पड़ेगा सर, हमारी नई इक्वेशन बनेगी बेटा, मुझे ये पता है कि 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन 10, लेकिन अगर मुझे इसको 10 के बराबर बनाना है तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ और जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है बेटा वो है 6x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेकिन बेटा अगर आपको इसको एग्जैक्टली 12 के बराबर बनाना है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ और जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं बेटा वो ग्रेटर देन टाइप भी हो सकते थे, हमने पीछे सवालों में बनाए। अगर वो ग्रेटर देन टाइप होते तो इसका मतलब ये वाली साइड आपकी ज्यादा हो जाती, लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाती। थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा बेटा, अगर 1 मिनट भी आपका फोकस हटा ये साफ हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। फुल फोकस क्लास के अंदर चाहिए इसको। ये जो इक्वेशन आपके सामने है बेटा ये कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप है, ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप भी हो सकते हैं। हमने पीछे किसी ना किसी सवाल के अंदर ग्रेटर देन टाइप भी इक्वेशन बनाई होगी, जैसे यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है, देखो ये वाली इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सारी इक्वेशंस कैसी बन रही है देखिए। तो इक्वेशन बेटा हमारे पास यानी कि जो कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो कंडीशन जो हो सकते हैं वो ग्रेटर देन टाइप भी हो सकती है और लेस देन टाइप भी हो सकती है। अगर लेस देन टाइप है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कम है तो आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर वो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप होता है यहाँ पर तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड 10 से ज्यादा है तो आपको कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा उसमें, समझ में आ रही है बात। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेस देन टाइप है तो हमको कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है। तो सर क्या ऐड करें बेटा, जब कम होता है आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। और अगर जब हमको माइनस करना होता है यानी कि यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है तो हटा दो तो उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है तो मुझे हटाना पड़ता है तो हम उसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, सरप्लस। और जब आपके पास शॉर्टेज होती है, आपके पास लेस देन टाइप इक्वेशन है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है, उसको हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, स्लैक। दोनों केसेस में वो एस से ही डिनोट होगा, चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे वो लेस कर रहे हो, दोनों केसेस में सरप्लस हो चाहे वो स्लैक हो, दोनों केसेस में उसको किससे डिनोट करना है, एस से। फिलहाल यहाँ पर कौन सा वेरिएबल ऐड हो रहा है, स्लैक, शॉर्टेज है तो स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड होगा। सर वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, यहां पर एक पहला वेरिएबल S1, यहां पर वेरिएबल S2, ठीक है। सर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, दोनों केस में 1 1 वैल्यू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक इस सवाल के अंदर। सर हमारा पहला स्टेप सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करने की तरफ क्या बना, स्लैक वेरिएबल हम डाले क्योंकि इक्वेशन हमारी लेस देन टाइप थी, और यही स्लैक हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर भी डाल सकते हैं मैक्सिमाइज जेड में। पहले तो आपके पास दो ही वेरिएबल थे, आपकी इक्वेशन भी दो वेरिएबल के साथ बन रही थी, 5x1 प्लस 20x2, लेकिन अब आपके सामने दो वेरिएबल और नहीं आ गए, S1 और S2, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्ट बनेंगे S1 और S2। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई प्रॉफिट होने वाला है, क्या कोई ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है, एक्स और वाई तो एक्चुअल में प्रोडक्ट है जिस पर 5 रुपए का और 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, S1 और S2 तो कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं, इनके ऊपर कोई भी प्रॉफिट होना नहीं है, तो इनका जो प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी,
तो आप इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो इक्वेशन के अंदर, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, लेकिन समझने के लिए हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप चाहो तो अपनी नीचे वाली इक्वेशन को और ज्यादा डिटेल्ड बना सकते हो, जैसा कि आपको पता है सर, इसको हमने ऐड करके कितना बना दिया, 10 बना दिया, इसको हमने ऐड करके कितना बना दिया, 12। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि S1 की वैल्यू तो 1 है, क्या यहाँ पर हमने S2 ऐड किया है, तो उसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 0। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा वेरिएबल कौन सा है, S2 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर S1 ड्राफ्ट करने लगूं, S2 तो हो गया हमारे पास 1, S2 अगर मैं S1 भी लिखना चाहूं इक्वेशन के अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 S1 इज 0, 0 S2 इज 0। ऊपर वाली इक्वेशन में भी जो चीज नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, 0। आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनका कोई मतलब नहीं हमारी इक्वेशन में, लेकिन सिर्फ अपनी आगे जो हमने सिंप्लेक्स मेथड की ड्राफ्टिंग करनी है ना, फॉर्मेट की, उसके अंदर आपको ये हेल्प करेगा अगर आप ये 0 0 लिख के रखते हो। नहीं लिखोगे हमारे सवाल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इनसे कोई वैल्यू ही नहीं बन रही, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा, इन पे कोई वैल्यू ही नहीं। 0 S1 0 S2 का क्या मतलब, 0। समझ में आ रही है बात, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते हो तो ये आपको हेल्प करता है अपने सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर। अभी तक की इक्वेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ सर। पहली इक्वेशन के अंदर हमने लेस देन टाइप था, एक वेरिएबल ऐड करा S1, सर दूसरे में भी S1 नहीं डाल सकते क्या, दोनों के अंदर सेम बैलेंस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों वेरिएबल अलग अलग चलेंगे, एक S1 है और एक S2। तो पहले वाले में एक बैलेंस है S1, S2 का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दूसरे वाले में S2 बैलेंस है, S1 का कोई वैल्यू नहीं आएगी। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रोसेस यहां पर भी यही है बेटा, सॉल्व करने के लिए कि पेनल्टी ढूंढो, पेनल्टी के हिसाब से प्रोडक्शन ढूंढो, जितनी प्रोडक्शन हो जाए फिर ये चेक करो कि क्या आपने जो प्रोडक्शन करी है वो ऑप्टिमम है या नहीं। ठीक है जी, और अगर पेनल्टीज बेटा अभी भी नेगेटिव आती रही तो इसका मतलब ये अगर आपको पेनल्टीज नजर आती रही तो इसका मतलब फिर आपको अपना सवाल आगे चलाना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट में वो चलता रहेगा। ठीक है, स्टेप्स हमने एक बार ही समझ लिया, बार बार वो रिपीट होते रहे। चलो जी, पहला कॉलम है बेटा हमारे पास, ध्यान से समझना फॉर्मेट कर, कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल। बेटा मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल अवेलेबल हैं, हाँ जी कितने वेरिएबल अवेलेबल है हमारे पास, टोटल 4। बेटा 4 में से जो अभी हमने स्लैक वेरिएबल डाले वो कौन कौन से हैं, S1 एंड S2। इनके ऊपर कोई एलोकेशन नहीं होनी चाहिए, हम नहीं चाहते इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, अपने एक्चुअल प्रोडक्ट्स को, जो कि कौन कौन से हमारे पास, सर हमारे पास है X और Y, जिसको हमने क्या क्या ले रखा है, X1 X2, और हमारे पास दो वेरिएबल हो रहे हैं S1 और S2। हमने स्टार्ट करना है S1 और S2 से, और बाद में S1 और S2 रिप्लेस हो जाने चाहिए किससे, तो जो जब ये लास्ट में रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और अगर ये रिप्लेसमेंट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो क्वांटिटी ठीक आ रही होगी, तो फिर आपके पास कोई भी पेनल्टी नहीं बचेगी। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे S1 और S2 से, तो पहले पार्ट के अंदर आपको हमेशा पेनल्टी मिलेगी, कम से कम 2 स्टेप तो आपको लगानी ही पड़ेगी, जितने वेरिएबल होंगे ना कम से कम उतने स्टेप तो आपको इस सॉल्यूशन में लगाने पड़ेंगे। लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो S1 रिप्लेस हो गया X1 से, S2 रिप्लेस हो गया X2 से, और फिर भी आपके पास पेनल्टीज आ रही है, इसका मतलब रिप्लेसमेंट तो हो गई, प्रोडक्ट तो एक्चुअल वाले बनने लग गए, लेकिन अभी भी क्वांटिटीज जो प्रोड्यूस हो रही है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी नहीं, तब भी वो पेनल्टी आपकी बनी रह सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ जी। बेटा कंट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन बताओ जरा, X1 के ऊपर हर यूनिट पे कितना कमाओगे, कितना कमाओगे, 5। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। X2 के ऊपर हर यूनिट पे कितना कमाओगे, 20। S1 के ऊपर हर यूनिट पे कितना कमाओगे, S2 के ऊपर हर यूनिट पे कितना कमाओगे, S1 के ऊपर हर यूनिट पे कितना कमाएंगे, 0। और कितना कमाएंगे, बेटा ये वो है जो मैं कमा सकता हूं, और ये वो है जो फिलहाल मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी अभी की प्रोडक्शन है, लेकिन मुझे इस प्रोडक्शन को रिप्लेस करना है किसके साथ, X1 और X2 के साथ, तो फिर मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन बन जाएगी। तो अभी जो आपको यहां पे नजर आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन का, ध्यान से सुनो। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं दो इक्वेशन के अंदर, दोनों इक्वेशन के अंदर,
एक में 10 घंटे अवेलेबल है और एक में कितने घंटे अवेलेबल है? 12 घंटे। तो क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है हमारे पास? 10 घंटे और 12। ये कंस्ट्रेंट्स है। अब जरा इक्वेशन की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 10 घंटे कैसे कंज्यूम हो सकते हैं सर? 2 घंटे लगते हैं हर यूनिट x1 पे। कौन से वाला? 10 घंटे और 12 घंटे बेटा टोटल अवेलेबल है ना, हमने इक्वेशन में बनाई, इक्वेशन हमने इसी से बनाई थी। तो मेरे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए वो 10 घंटे और 12 घंटे। तो ये मेरे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो गया। ठीक है, इन 10 घंटों की कंजम्पशन कैसे कैसे हो सकती है? मेरी इक्वेशन मुझे बताती है कि x1 की हर यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगते हैं, x2 की हर यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगते हैं, S1 के ऊपर हमने क्या ले रखा है? 1। S2 के ऊपर, S2 तो है नहीं सर यहाँ पर वेरिएबल। यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे थे? क्लीनिंग की। क्लीनिंग के अंदर S2 नहीं है, S2 के ऊपर कोई क्लीनिंग का टाइम नहीं लग रहा। ऐसे ही S1 के ऊपर कोई टेस्टिंग का टाइम नहीं लग रहा। टेस्टिंग का टाइम बताओ कैसे कैसे? ऐसे टोटल कितने घंटे अवेलेबल है? 12 घंटे। टाइम कंज्यूम कैसे होगा? x1 की हर यूनिट के ऊपर 6 घंटे, x2 की हर यूनिट के ऊपर 3 घंटे। S1 के ऊपर तो वहां पर कोई टाइम है ही नहीं, S2 के ऊपर कितना है? 1। बेटा इस चीज को समझना जरूरी है। ये जो अभी हमने क्रिएट करा ना, इसको बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। 1 0 बाइनरी नंबर पढ़े थे कभी कंप्यूटर के अंदर? 1 0 0 1 और कॉल्ड एज बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी मैट्रिक्स बननी चाहिए यहाँ पर 1 0 0 1। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल होते तो ऐसा बनता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका मतलब 3 आपको स्लैक वेरिएबल ढूंढने पड़ते। अगर हमारे पास 3 होती कंडीशन तो फिर हमारे पास स्लैक वेरिएबल भी कितने होते? 3। तो आपको ये बाइनरी इक्वेशन बनानी पड़ती सॉल्व करने के लिए। अब जरा ध्यान से समझना हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि राइट नाउ मान लो मैं S1 और S2 की प्रोडक्शन कर रहा हूं। किसकी प्रोडक्शन कर रहा हूं? S1 और S2, जिसके ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 0। जरा चेक करो बेटा, इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना होगा? सर आपने कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 0 0। सर टोटल कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे बेटा। ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये वो है जो आप कमा सकते हो, दिस इज कॉल्ड एट CJ। ये वो है जो आप राइट नाउ प्रोडक्शन से कमा रहे हो, तो वो आएगा आपके पास ZJ। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूशन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। बेटा सबको इससे मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन से, कितना आएगा? 0। दूसरे वाले को भी चेक करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आएगा? सर सबके हमेशा क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप? 0। तो आप तो कुछ कमाओगे नहीं ना, क्योंकि प्रोडक्शन ही आप किसकी कर रहे हो? जिनके ऊपर कंट्रीब्यूशन किसका है? कितना है? 0। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 0। कमा कितना सकते हैं? सर कमा सकते हैं हम 5 और 20। यहाँ पे तो कुछ नहीं कमा सकते, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो करंट प्रोडक्शन लेवल से? 0। क्या कोई पेनल्टी है या नहीं? नुकसान है कि नहीं? क्या कहते हो? नुकसान नजर नहीं आ रहा? नुकसान नजर नहीं आ रहा तो तुम फिर मेरी बातें सुन नहीं रहे ध्यान से। सर वहां पे तो 5 का नुकसान है। हाँ नुकसान है ना। ये वो है बेटा जो हम कमा सकते हैं, ये वो है जो आप करंट प्रोडक्शन से कमा रहे हो। नुकसान है कि नहीं है? है ना। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अगर सही एलोकेशन हो जाएगी तो नुकसान नहीं आएगा। यानी कि आपका जो डिफरेंस है वो CJ माइनस ZJ करके या तो 0 होना चाहिए या तो वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान नजर आ रहा है कितने का? 5 का और 20 का। यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पहले किसको बनाओगे? यानी कि जिसको ना बना के ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा। तुमने बेटा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं ढूंढा ना, तुमने पेनल्टी ढूंढी है। तो तुम डिसीजन किसके हिसाब से ढूंढोगे? हम पेनल्टी के हिसाब से बात करते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन भी हमने पीछे जब कर आप क्या निकालते थे? पेनल्टी निकाली, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। जहां पर हाईएस्ट नुकसान होता था सबसे पहले पहले उसी के ऊपर हम एलोकेशन कर देते ताकि वो नुकसान खत्म हो जाए। वही लॉजिक है, लॉजिक नहीं बदलने वाले बेटा। समझने का तरीका अभी भी वही। आपको नुकसान नजर आ रहा है? यस। पेनल्टी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर 5 रुपए की पेनल्टी। अगर मैं x1 नहीं बनाता तो x2 नहीं बनाता तो कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का। तो हाईएस्ट पेनल्टी कहां पर है? 20 रुपए पर है ना। इसका मतलब मुझे पहले किसको बनाना है? x2 को। पहले किसको बनाना है? y प्रोडक्ट को बनाना है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अब S1 या S2 में से किसी एक जगह पर आपका x2 रिप्लेस होने के लिए आएगा। कौन रिप्लेस होने के लिए आएगा? जिसपे पेनल्टी सबसे ज्यादा है। तो पहले उसी की प्रोडक्शन करेंगे। यही लॉजिक के साथ हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है, यही लॉजिक के साथ हमने असाइनमेंट भी किया था। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? तो जिस प्रोडक्ट को आप सबसे पहले पहले प्रोड्यूस करने वाले हो, यानी कि जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं की कॉलम। की कॉलम की मतलब ये वाला, ये रिप्लेस होने वाला है।
किसके साथ रिप्लेस होगा? की रो के साथ रिप्लेस होगा। लेकिन हमारे पास दो रो हैं अवेलेबल, इन दोनों में से कौन सी रो की रो बनेगी उसके बारे में बात करनी है। तो की कॉलम तो आपको पता चल गया कौन सा है हमारे पास फिलहाल, x2। ओके, मैं यहाँ पर की कॉलम को एक बारी कवर कर देता हूं ताकि वो कॉलम की तरह नजर आए। तो बेटा ये हो गया हमारे पास की कॉलम। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि x2 रिप्लेस होने के लिए जाएगा। किसके साथ रिप्लेस होगा वो ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या ढूंढते हैं बेटा, ध्यान से देखो, हम ढूंढते हैं बेटा रेशो। ये लास्ट कॉलम है आपके सिंपलेक्स मेथड में। रेशो, रेशो किस चीज की? ध्यान से देखो, आपने ये बात डिसाइड कर ली कि हम x2 बनाने वाले हैं। ठीक है, हमको ये भी पता है कि हमारे पास क्लीनिंग के टोटल कितने घंटे अवेलेबल है और टेस्टिंग के टोटल कितने घंटे अवेलेबल है, 12। ज्यादा से ज्यादा कितने x2 बना सकते हो? क्वांटिटी बता सकते हो मुझे? x2 यानी कि प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए क्लीनिंग के कितने घंटे चाहिए? 4। ठीक कह रहा हूं मैं? और टेस्टिंग के कितने घंटे चाहिए? 3। 10 का है, 4 और 3। ऊपर भी सवाल के अंदर 4 और 3, वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 और 3 घंटे चाहिए। क्लीनिंग के 4 घंटे चाहिए और टेस्टिंग के कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे चाहिए। और मेरे पास क्लीनिंग के टोटल घंटे कितने अवेलेबल है? 10। और टेस्टिंग के कितने घंटे अवेलेबल है? 12। तो अगर मैं अपने सारे के सारे रिसोर्स को x2 के ऊपर डाल दूं तो मेरी कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है, बता सकते हो? मुश्किल सवाल नहीं पूछा बेटा, मैं फिर से फोकस की बात कर रहा हूं। अगर तो मेरी सारे के सारे टाइम मेरे पास टोटल 10 घंटे अवेलेबल है। 10 घंटे अगर मैं पूरे के पूरे x2 के ऊपर डाल दूं, x2 की 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 2.5 यूनिट बनेगी। आसान सवाल पूछा है मैंने, आसान भाषा के अंदर। फिर से पूछ रहा हूं, टेस्टिंग के कितने घंटे लगते हैं x2 के ऊपर? 3 घंटे। हमारे पास टोटल कितने घंटे अवेलेबल है? कितनी यूनिट बना लोगे? 4। तो अगर मैं क्लीनिंग के टाइम के हिसाब से चेक करूं तो मैं सिर्फ 2.5 यूनिट बना सकता हूं। और अगर मैं टेस्टिंग के टाइम के हिसाब से सोचूं तो मैं 4 यूनिट बना सकता हूं। एक बात बताओ, तुम अपनी दोनों शर्तों को ध्यान में रखते हुए, क्लीनिंग के टाइम को भी और टेस्टिंग के टाइम को भी ध्यान में रखते हुए, कितनी यूनिट बना लोगे? 2.5 या 4? 3 का तो ऑप्शन ही कहां है बेटा, 3 कैसे बना ले? एवरेज। अब सुनो जरा ध्यान से, जो तुम सोच भी नहीं पा रहे, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ये। मैंने तुम्हारे को 10 घंटे क्लीनिंग के दे रखे हैं। क्लीनिंग के कितने घंटे अवेलेबल है और टेस्टिंग के कितने घंटे अवेलेबल है? 12। एक ही प्रोडक्ट है वाई, जिसको पहले क्लीनिंग के लिए भी जाना है और टेस्टिंग के लिए भी जाना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। कृपया सभी बच्चे सामने देखें। हाँ जी, पहले उसको क्लीनिंग के लिए जाना है, फिर उसको टेस्टिंग के लिए जाना है, फिर वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लीनिंग के लिए भेजा हमने, कितनी यूनिट बना लोगे क्लीनिंग के अंदर? सर क्लीनिंग के लिए हर यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं और 4 घंटे लगते हैं, तो कितनी यूनिट बन जाएंगी? आगे सिर्फ कितनी जा पाएंगे? 2.5। बेशक से सर मैं यहां पर अगर देखूं तो मैं 12 के ऊपर 3-3 घंटों के हिसाब से 4 प्रोसेस कर सकता हूं। लेकिन क्या तुम्हारे पास प्रोसेस करने के लिए 4 हैं? तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? इन दोनों में से जो की जिसकी लिमिटेशन कम होगी ना, उतनी क्वांटिटी बना सकते हो तुम, उससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। सर पहले ना टेस्टिंग कर लेते हैं, कर लो, पहले टेस्टिंग कर लो। पहले टेस्टिंग कर लोगे तो कितनी यूनिट बना दोगे? 4 बना दोगे। फिर आगे भेजोगे किसके पास? क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग वाला सिर्फ कितनी प्रोसेस कर पाएगा? प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2.5 से ज्यादा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते ना। दोनों में देखो ना, तुमको दोनों शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त बोलती है सिर्फ 2.5 बनेंगे, दूसरी शर्त बोलती है सिर्फ 4 बनेंगे। दोनों में से जो कम होगा, जो कॉमन अमाउंट होगा, सिर्फ वही बना सकते हो, उससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। एक रिसोर्स जहां पे एग्जॉस्ट हो गया, तुम्हारे पास मटेरियल भी, अब मटेरियल और लेबर मिला करके हमको प्रोडक्ट बनाना होता है। मटेरियल खत्म हो जाए, लेबर पड़ी रहे, प्रोडक्ट बन जाएगा? तो कोई रिसोर्स अगर एक्सेस है भी सही, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जहां पे आपका एक रिसोर्स खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद वो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप जो प्रोडक्शन यहां पर कर सकते हो वो 4 कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? 2.5 यूनिट की प्रोडक्शन हो सकती है। शब्द समझ में आ रहे हैं? ये जो रेशो हमने, नाम तो रेशो लिख दिया, आपको पेपर में भी रेशो लिखना है, लेकिन समझने वाली बात है कि रेशो क्या है। ये रेशो आपको बता रही है मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द अवेलेबल रिसोर्स।
जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसमें से अपने मेन प्रोडक्ट जो हमारा X2 प्रोडक्ट है, उस क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं X2 बनाऊंगा, अब मैं X2 के हिसाब से चेक कर रहा हूं कि आप कितनी क्वांटिटी बना सकते हो। सर हम X2 के हिसाब से देखें तो हम कंडीशन वाइज चेक करें, हम 2.5 यूनिट भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2.5 बना पाएंगे, 4 तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एक रिसोर्स खत्म हो जाएगा, आपके पास क्लीनिंग का टाइम भी खत्म हो जाएगा। जब क्लीनिंग का टाइम खत्म हो गया तो टेस्टिंग करवा के क्या कर लोगे? शब्द समझ में आ गया? तो प्रोडक्शन पता है कितनी होने वाली है? 2.5। इन दोनों में से जो कम होगा, सर हमने पेनल्टी कौन सी पकड़ी? जो सबसे ज्यादा थी। और प्रोडक्शन हम सबसे कौन सी कर सकते हैं? फिजिबल भी कौन सी? हम 4 कर ही नहीं पाएंगे। आप 4 करने की कोशिश करोगे, आपने टेस्टिंग करवा भी ली, क्लीनिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ कौन सी प्रोडक्शन हो सकती है? ये वाली। समझ में आई बात? तो जो इन दोनों में से कम वैल्यू होगी ना, आप सिर्फ वही प्रोड्यूस कर पाओ। मान लो क्लीनिंग के लिए मेरे पास 25 यूनिट का डेटा वो होता टाइम, लेकिन टेस्टिंग के लिए सिर्फ 4 का अवेलेबल है, तो सिर्फ 4 ही बन पाएंगी, चाहे 25 का, आपका 21 का टाइम खाली पड़ा रहेगा क्लीनिंग। ठीक है जी, जहां पे एक रिसोर्स खत्म हो जाए उसके बाद प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं। समझ में आ गई बात? ये बन गई हमारी की रो। तो एक बन गया हमारा की कॉलम और एक बन गया हमारा की रो। और इसको बोलते हैं की एलिमेंट। ये जो बिल्कुल इंटरसेक्शन पे नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट कैसे निकालना? क्या चीज? की एलिमेंट ऐसे निकालना? भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, रिसोर्स तो 4 से निकले, वो 2.5 तो प्रोडक्शन निकले, 4 से निकाली है, जिससे वो प्रोडक्शन निकल रही है वो की एलिमेंट है। हाँ, 2.5 तो प्रोडक्शन है, जिससे वो प्रोडक्शन डिराइव हुई है। हम्म। तो ये जो 4 हमारे पास आ गया बेटा, ये क्या बन गया हमारे पास? की एलिमेंट। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो अब मुझे क्या करना है? S1 को रिप्लेस करना है X2 से। ठीक है जी, अब S1 के साथ X2 रिप्लेस हो जाएगा, यहां पर अब क्या आएगा? X2। S1 चला जाएगा यहां से, और यहां पर अब क्या आ जाएगा? X2। और X2 की फिर क्वांटिटी कितनी बन पाएंगी? 2.5। वो 2.5 कैसे आएंगी बेटा? पहले तो आपने S1 की क्वांटिटी लिखी हुई थी, 10 घंटे अवेलेबल थे, और कितने घंटे लगते थे एक यूनिट पे? 10। तो फिर आपने क्वांटिटी भी कितनी लिखी हुई थी? पूरी की पूरी 10। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्वांटिटी X2 की अब शिफ्ट कर दोगे, तो कितनी क्वांटिटी बन सकती है? सिर्फ 2.5। 2.5 कैसे आएंगी सर? 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तभी तो 2.5 आई थी। 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो आपको क्या करना है? अपनी पूरी की रो को अपने की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। पूरी की रो को किससे डिवाइड करना है? की एलिमेंट से। चलो फॉर्मेट यही रहेगा बेटा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। हाँ जी, कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल क्वांटिटी X1 X2 S1 S2, और रेशियो तो हम लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल जो हमारे पास वेरिएबल थे बेटा, वो S1 किससे रिप्लेस होने वाला है? X2 से। तो अभी यहां पर वेरिएबल के अंदर S1 की जगह X2 आएगा, और यहां पर S2 की जगह S2 ही रहेगा, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे पता है। X1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 5 रुपए। X2 का कॉन्ट्रीब्यूशन था 20 रुपए। नहीं नहीं नहीं, यहां से कुछ नहीं चेंज करना बेटा, पेनल्टी फिर यहाँ पे S2 के साथ पेनल्टी थोड़ी कंपेयर करूंगा मैं, उस पर तो कोई नुकसान है ही नहीं। सिर्फ यहां पर प्रोडक्शन चेंज करनी है, यहां पर हो रही है एक्चुअल प्रोडक्शन, वो तो कंपेरेबल है कि कितना कमा सकता हूं, यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। हाँ जी, 0 और 0। X2 का प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। S2 का प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। क्वांटिटी कितनी बन रही है सर? सबसे पहले हम बात करेंगे की रो के बारे में। की रो,
की रो कैसे कैलकुलेट होगी, अभी मैंने बताया, पूरी की रो को डिवाइड कर दो किससे, की एलिमेंट से, तभी आपके पास यहाँ पे 2.5 यूनिट की प्रोडक्शन आई। कहने का मतलब है बेटा, अगर आपको इक्वेशन करनी होती है तो आप दोनों साइड बराबर से डिवाइड करोगे ना। जैसे अगर मुझे डिवाइड करना है, इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, तो मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा 2.5 से, तो मुझे सारे एलिमेंट को फिर 2.5 से डिवाइड, उससे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/4, 4/4, 1/4, 0/4, 10/4, मैं वही कर रहा हूँ। इक्वेशन हमारे पास है, तो इक्वेशन को अगर इक्वेट करना हो, कोई भी आपको चेंज करना है, तो फिर आपको दोनों साइड चेंज करना होता है, तो मैं दोनों साइड 2.5 अपने 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, कि रो की एलिमेंट से जरा करो डिवाइड, कितना आता है सर, 10/4 इज 2.5, 0.5 1 0.25, चलो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, नहीं तो 1/4 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। S2 सर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो दूसरी रो है, एक तो आपकी की रो हो गई, जो बाकी सभी रोज होती हैं उसको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग रो। क्या बोलते हैं, मान लो आपके पास 3 रो होती, तो एक रो तो की रो बन जाती, बाकी की दोनों रो कौन सी बन जाती, कॉरस्पॉन्डिंग रो। ये कौन सा एलिमेंट था, की एलिमेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो का, की रो थी तो एलिमेंट कौन सा था, की एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग रो में ये, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग रो ढूंढने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, नई कॉरस्पॉन्डिंग रो कैसे आएगी। की रो तो हमारे को पता चल गई है, मैं कॉरस्पॉन्डिंग रो के बारे में बात कर रहा हूं। कॉरस्पॉन्डिंग रो इज इक्वल टू ओल्ड रो माइनस की रो, ये जो अभी आपने न्यू की रो बनाई है ना, इसकी बात कर रहा हूं, पूरा लिख देते हैं, न्यू की रो मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बेटा ये फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी नई कॉरस्पॉन्डिंग रो। क्या फॉर्मूला है बेटा, ओल्ड रो, तो जरा कॉरस्पॉन्डिंग रो ओल्ड वाली बताना क्या थी, 12 6 3 0 1, 4 नहीं, 4 तो रेशियो, 12 6 3 0 1, 12 6 3 0 1, माइनस 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 माइनस, न्यू की रो 2.5 0.51 0.250 मल्टीप्लाई बाय की एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना था 3, की एलिमेंट 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3। तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, ये बनेगी हमारी नई कॉरस्पॉन्डिंग रो। तो 7.5 हो गया, ये माइनस में 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करना है ना बेटा, 7.5 ये है, इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5.5। ये हो गया बेटा हमारे पास 1.5 4.5, ये हो गया 0। अच्छा, और यहां पर भी 4.5 आएगा 0, और ये क्या आ गया हमारे पास -0.75, और ये हमारे पास आ गया -2। हाँ 1 आएगा, 1 सॉरी, वो तो 0 है। चलो जी, पुट करो बेटा, नहीं नहीं, वो 0.75 नेगेटिव है। चलो 4.5 4.5 0 -0.75 एंड 1, फिर से वही के वही स्टेप, क्या ढूंढेंगे सर, ये था सीजे, अब हम ढूंढेंगे जेड जे। आप क्या कमा रहे, करो बेटा जरा मल्टीप्लाई, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा बेटा 10, और 1 मल्टीप्लाई बाय 20, So 0.5 into 20 plus 4.5 into 0 करना है। हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये plus
फिर प्लस करके लिखना है। हाँ हाँ, दोनों को ऐड कर लेना, टोटल कंट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऊपर भी हमने यही करा था ना, वहां पे तो 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 ही आ गया था, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना। हाँ जी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 10, और 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया बेटा 10 और 20। फिर उसके बाद 0.25 मल्टीप्लाई बाय 25, और पॉइंट यहाँ पर आएगा बेटा 5, यहाँ पर आएगा 0 0। तो सीजे माइनस जेड क्या कमा सकते हैं और क्या कमा रहे हैं? सीजे माइनस जेड तो 5 माइनस 10 माइनस 5, 20 माइनस 20 0। तो अभी तक तो मुझे कोई पेनल्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर है 0 माइनस 5। अरे ये भी माइनस 5 आ रहा है, माइनस 5 है नहीं, Yes. और यहां पर कितना आएगा 0, तो यहां पर तो माइनस हो गया, एक ही बारी में सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब यहां पर हमारे को x2 बनाने की जरूरत, x1 बनाने की जरूरत नहीं है, x2 की क्वांटिटी बनेगी सारी सारी। एक बार देखें बुक में आंसर। सिंप्लेक्स सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मेट में सेट करा है। अरे तुम्हारी तो मौज होगी यार। बेटा इस वाले सवाल के अंदर सिर्फ हमारे को सिंप्लेक्स के अंदर सेट करना था, फॉर्मेट के अंदर कह रहे हैं अरेंज द इक्वेशन इन सिंप्लेक्स फॉर्मेट, बस। तो आपको सिर्फ इस वाले फॉर्मेट के अंदर सेट करनी है, कोई रेशो कोई पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने कैलकुलेट कर ली और हमारा सवाल एक ही बारी में सॉल्व हो गया। यानी कि इस केस में x1 की कोई क्वांटिटी नहीं बनेगी, जो भी क्वांटिटी बनेगी वो किसकी बनेगी? x2 की। तो सारा का सारा टाइम अपना x2 के ऊपर लगा, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और वो रिजनेबल भी है, क्योंकि उसके ऊपर x1 के ऊपर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं, और x2 के ऊपर मुझे कितना रुपए मिल रहे हैं? 20 रुपए मिल रहे हैं, और प्रोडक्शन उसकी हो भी नहीं पाएगी, टाइम भी ज्यादा ही लग रहा है, देखो टेस्टिंग का 3 के मुकाबले 6 घंटे। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ठीक आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव पेनल्टी बची नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में तो हमारे पास पेनल्टी थी ना 5 और 20 की, यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी पेनल्टी नहीं बची हुई। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? हमने सॉल्व कर दिया, वैसे सॉल्व करना नहीं था। सिंस ऑल Cj माइनस Zj आर नेगेटिव और 0, इसका मतलब कोई भी पेनल्टी नहीं है। प्रोडक्शन इज ऑप्टिमम। प्रोडक्शन इज ऑप्टिमम। क्या प्रोडक्शन निकली सर हमारे पास? सर प्रोडक्शन निकली है 2.5x2, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट? y। x2 y था ना, y प्रोडक्ट। तो y प्रोडक्ट आप बनाओगे, 2.5 यूनिट अगर बना लोगे तो 10 के 10 घंटे पूरे के पूरे खत्म ही हो जाने, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास टाइम, तो x1 तो बन ही नहीं पाएगा। तो 2.5 यूनिट बना लो और आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है जी, तो x2 दैट इज प्रोडक्ट y कितनी यूनिट्स? 2.5 यूनिट्स। प्रोडक्ट x कितनी यूनिट? तो ये हमारी ऑप्टिमम प्रोडक्शन है। और अगर गलती से मान लो अभी यहां पर फिर से कोई चीज पॉजिटिव मिल जाती, मेरे पास पेनल्टी बन जाती, तो फिर हम उस पेनल्टी को कैसे सॉल्व करते? सर फिर वही, जहां पर पेनल्टी आती है हाईएस्ट, वो मेरा क्या बन जाता है? की कॉलम। फिर उस की कॉलम की हेल्प से मैं क्या ढूंढता? रेशो। और फिर रेशो जहां पर हमारे पास मिनिमम होती, जैसे हमने ऊपर किया था, वो मेरा क्या बन जाता? की कॉलम। की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते? की एलिमेंट। तो उसकी एलिमेंट की हेल्प से हम अपना कॉरस्पॉन्डिंग रो भी ढूंढ सकते हैं और नई वाली की रो भी ढूंढ सकते हैं। चलो एक और सवाल देखते हैं इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बेटा वो आपसे सिर्फ नहीं मैम। वहां पर आपको सिंप्लेक्स की टेबल दे रखी है, जिससे आपने इक्वेशन बनानी है। जैसे आपने इक्वेशन को पुट करा किसमें? मैथ टेबल के अंदर इक्वेशन थी, हमने टेबल बना दी 2410 2410। अब वो हमारे को यहाँ पे टेबल दे रहा है,
चलो टेबल से इक्वेशन बनाते हो। हाँ जी, ध्यान से देखिए। ये बेटा खुद ही बता रहे हैं राइट हैंड साइड है, ठीक है। आरएचएस, वैसे हम इसको कहां पर लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल के बाद हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते थे ना, क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी हमने लिखी थी बेटा, ये रही क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे साइड में लिख के दी हुई है, आरएचएस। तो ये आपके कंस्ट्रेंट हो गया। मैं कंस्ट्रेंट अगर रीड करूं, देखो कितनी कितनी इक्वेशन बनी हुई है, एक सवाल का है मेरा, कितनी इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पर, कितने कंस्ट्रेंट है, एक, दो, तीन। तो कितने वेरिएबल डले होंगे यहाँ पर, हमारे पास स्लैक वेरिएबल 3 डले हुए हैं। तो हमारे को नजर भी आ रहा है, देखो बाइनरी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बनाने लगूं, तो मान लेता हूं मेरे जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो है, वो कह रहा है जी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो डेजिग्नेटेड है ए और बी एक्सेट्रा। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। दिस इज स्लैक वेरिएबल 1, स्लैक वेरिएबल 2, स्लैक वेरिएबल 3। तो क्या करना पड़ेगा सर, इक्वेशन हमारी बनेगी, पहली इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में पहली इक्वेशन 4a प्लस, सॉरी 5a, वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा हमारा, 5a प्लस 9b, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा फर्स्ट कंडीशन की, प्लस 0, यानी कि इसमें c नहीं है। 1s1 लिखना है, तो s2 और s3 भी आप लिख सकते हो 0 0 के साथ। क्या लिखोगे, शुड बी इक्वल टू 36। और अगर बेटा मैं स्लैक वेरिएबल हटा देता हूं, तो फिर ये क्या इक्वल टू रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट हो गया जिसमें सी नहीं है। दूसरे कंस्ट्रेंट में बेटा हमारे पास ए नहीं है, तो आप लिख सकते हो 0a प्लस 8b प्लस 5c प्लस 1s2 लिखेंगे तो वो इक्वल टू बनेगा, और s2 नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 24। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 2a प्लस 0b प्लस 5c शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7। ये तो हो गए कंस्ट्रेंट। फिर उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो प्रॉफिट होता है बेटा वो यहां से पता चलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ए के ऊपर 4 रुपए है, बी के ऊपर 8 रुपए है, सी के ऊपर 6 रुपए है, और प्रॉफिट हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमाइज जेड, इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास 4a प्लस 8b प्लस 6c। और आप चाहो तो एक नॉन नेगेटिविटी और डाल दो, ए बी और सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस यही है बेटा, स्टेट द ओरिजिनल कंस्ट्रेंट फंक्शन, वो हमने डाल दिया। हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स आर देयर, तो डिसीजन वेरिएबल हमारे पास टोटल 3 है, जिनके अंदर हमारे को प्रोडक्शन एक्चुअल में करनी है। सब्जेक्ट स्टेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना दिया, ये रहा 4a प्लस 8b प्लस 6c। तो ये हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट हो गए। जीरो वाली वैल्यू इन्होंने नहीं लिखी, आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा हो गया मैक्सिमाइज फंक्शन, 4a प्लस 8b प्लस 6c। बेटा हमारे पास वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन नीचे एक सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करा हुआ है एक सवाल में। चलो करते हैं बेटा, इसका आंसर निकालते हैं सिंपलेक्स मेथड से। वैसे हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने मैक्सिमाइज फंक्शन के साथ। तो अज्यूम क्या करना है, लेट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 3 प्रोडक्शन है, और यहाँ पर 3 मशीन है हमारे पास, P1 P2 P3 हमारे प्रोडक्ट है, जिनका प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपए, 12 रुपए और 8 रुपए, और प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट द प्रोडक्शन ऑफ P1 P2 एंड P3 बी X1
x2 एंड x3 रिस्पेक्टिवली। अब इन प्रोडक्शन के लिए बेटा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 20 रुपए, 12 रुपए और 8 रुपए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा वो तो कितना हो गया, मैक्सिमाइज z 20x1, 12x2 एंड 8x3। और उसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट तीन चीज है बेटा, मशीन 1 के टोटल 1200 घंटे अवेलेबल है, मशीन 2 के 900 घंटे, मशीन 3 के 400 घंटे, जिनके अंदर टाइम कितना कितना लग रहा है वो हमारे को दे रखा है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 4 घंटे x1 पे, 4 घंटे x2 पे और 4 घंटे ही x3 पे लगने वाले हैं, और टोटल टाइम कितना अवेलेबल है 1200। 4x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1200। मशीन 2 के मेरे पास टोटल 900 घंटे अवेलेबल है, x1 पे 3 घंटे लगेंगे, x2 के ऊपर 4 घंटे और x3 के ऊपर 3 घंटे। तो 3x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 900। और 2 घंटे बेटा मशीन 3 के लगते हैं x1 के ऊपर, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 400। अब सिंपलेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए क्या इक्वेशंस बनेंगी सर? क्या डालना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल डालने पड़ेंगे। तो अगर मैं मैक्सिमाइज फंक्शन के अंदर ही स्लैक डाल दूं तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 12x2 प्लस 8x3 प्लस 1, हाँ 0, कोई प्रॉफिट नहीं बेटा हमारे पास, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, क्योंकि 3 हमारे पास कंस्ट्रेंट है, इसलिए हमारे को जो स्लैक वेरिएबल डालने वो भी कितने हैं, 3। चलो जी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पहली कंडीशन 4x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस 1s1, s2 और s3 यहां पर नहीं है तो मैं उनकी वैल्यू यहां पर 0s2 एंड 0s3 लिख रहा हूं, शुड बी इक्वल टू 1200। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसके अंदर? नेक्स्ट इक्वेशन बताओ जरा, खुद बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूं। 4x plus 3x3 plus 0s1 plus 1s2 plus 0s3 equal to 900। और थर्ड कंडीशन होगी बेटा हमारे पास बहुत बढ़िया। अब ये जो तुमने बना लिया ना, वैसे तो तुमने अपनी टेबल ड्राफ्ट कर ही ली एक तरीके से, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं अपनी टेबल में, हाँ जी। तो एक होता है बेटा हमारे पास, एक लाइन नीचे कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल। उसके बाद मेरे वेरिएबल्स जो एक्चुअल में है x1 x2 x3 s1 s2 s3, इनका जो कंट्रीब्यूशन बेटा एक्चुअल में है वो है 20 12 8 0 0 0। और यहां पर हम स्टार्ट कौन से वेरिएबल से करते हैं, स्लैक वेरिएबल से। इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 0 0, ठीक है जी। क्वांटिटी बेटा मेरे पास जो 3 कंस्ट्रेंट है 1200, हाँ जी, जरा अपनी इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पर, 444 343 0 1 0 एंड 2 1 1 0 0 1। तो 1 0 0 0 1 1 0 0 1, 3 वेरिएबल वाली हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो गई है। क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन ढूंढते हैं बेटा, ये हो गया हमारा CJ। फिर हम ढूंढते हैं यहाँ पर ZJ। तो यहाँ पर तो पहले तो 0 ही आना बेटा, सारे सबको 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कंट्रीब्यूशन तो 0 ही मिलेगा। तो CJ माइनस ZJ, जहां पर पेनल्टी सबसे ज्यादा है, 20 माइनस 0 20, 12 8 0 0 0, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाईएस्ट पेनल्टी बेटा कहां पर मिली हमारे को, 20 पे, तो इसको हम बोल देते हैं अपना कौन सा, की कॉलम।
तो ये हो गया बेटा हमारे पास की कॉलम। अब की कॉलम की यानी कि हमको कौन सी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन पहले करनी है, X1 की। X1 की प्रोडक्शन अगर आप करते हो तो हमारे पास जो पहली एक मशीन थी 1200 घंटे अवेलेबल थे। X1 की एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। X2 की एक यूनिट बनाने के लिए, X1 की एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 2 पे कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। X1 की एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 3 पे लगते हैं 2 घंटे। तो जरा चेक करो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो पाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशो। सर अगर आपके पास 1200 घंटे अवेलेबल है और आपके X1 के ऊपर मशीन 1 के 4 घंटे लगते हैं तो आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे, 300। 900 घंटे अवेलेबल है और 3 घंटे लगते हैं तो भी आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे, 300। और 400 घंटे अवेलेबल है और आप 2-2 घंटे लगाते हो तो आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे, 200। तो मशीन 1 के लिए, मशीन 1 से मैं 300 यूनिट पे काम कर सकता हूँ X1 की। मशीन 2 से भी मैं 300 यूनिट पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मशीन 3 की क्वांटिटी जो टाइम है मेरे पास लिमिटेड है, जो सिर्फ कितनी यूनिट पर काम कर सकते हैं, 200। तो सिर्फ 200 ही प्रोडक्शन होगी, 200 से ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, जो पेनल्टी सबसे ज्यादा थी वो हमारे लिए क्या बन गया था, की कॉलम। प्रोडक्शन जहां पे सबसे कम हो पाएगी बेटा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, की रो। तो अब मेरे पास की रो अवेलेबल है। तो मेरे पास की रो भी है और की कॉलम भी है। तो जो इंटरसेक्शन पे नजर आ रही है कौन सा एलिमेंट होता है, की एलिमेंट। ओके, किसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, S3 को रिप्लेस किया जाएगा। तो X3 की जगह पर अब क्या आ जाएगा, X1। आओ बेटा फिर से फ्रेम करें। कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल, क्वांटिटी, X1, X2, X3, S1, S2, S3। यहां पर S1 ही रहेगा, यहां पर S2 ही रहेगा। S3 की जगह X1 आ जाएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन है बेटा 0, 0 और X1 का कंट्रीब्यूशन है 20, 20, 12, 8, 0, 0, 0। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी रो डिसाइड होगी, सबसे पहले बेटा डिसाइड होगी हमारी की रो। कैसे करते थे, की रो कैसे आएगी नई वाली, सर हमने डिसाइड कर लिया ना, S3 की जगह आपको आएगा X1 आएगा। तो X1 हम कैसे ढूंढेंगे सर, हर यूनिट के ऊपर आपने 2-2 घंटे लगाने हैं, 400 से डिवाइड करो अपना, और क्या पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर दिया जाता है की एलिमेंट से। तो न्यू की रो इज इक्वल टू ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो 400 डिवाइडेड बाय 2, 200 यूनिट बनाओगे ना, इससे ज्यादा यूनिट बन नहीं सकती। X1 की क्वांटिटी कितनी बनेगी, 200। यही हमने डिसाइड किया था। तो 200 फिर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो X1 हो गया 1, 1/2, 1/2, 0, 0, 1/2। पूरी की रो को हमने 1/2 अपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब बात आती है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग रोज की, जिनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास 4 और 3 है, नजर आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इन दोनों की बात हो रही है बेटा। तो 4 और 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग रो कैसे ढूंढते हैं सर हम, कॉरस्पॉन्डिंग रो हमने फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग रो इज ओल्ड रो माइनस न्यू की रो मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दोनों के लिए ढूंढेंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, एलिमेंट तो दोनों के अलग अलग है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। हाँ, दोनों के लिए अपने अपने एलिमेंट है 3 और 4। चलो जी सॉल्व करें। कॉरस्पॉन्डिंग रो, न्यू कॉरस्पॉन्डिंग रो कैसे आएगी बेटा, हम रो 1 की बात कर लेते हैं। ओल्ड रो थी बेटा पहले वाली हमारे पास 1200, 4, 4, 4, 1, 0, 0। ओल्ड रो 1200, 4, 4, 4, 1, 0, 0 माइनस में न्यू की रो विच इज 200, 1, 1/2, 1/2, 0, 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो बेटा फर्स्ट रो में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था वो था 4।
बताओ जरा वैल्यूज। ये फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग रो आ गई आपके पास 400 400 0 0 2 2 1 0 और -2। ऐसे ही आप रो 2 के बारे में बात करोगे। हाँ जी, रो 2 ओल्ड रो, बेटा रो 2 हमारे पास जो थी ओल्ड रो वो थी 903 4 3 0 1 0। 903 4 3 0 1 0 माइनस में न्यू की रो जो कि हमारे पास है बेटा 200 1 हाफ हाफ 0 0 हाफ। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 का था 3। हाँ जी, 900 माइनस 600 300 0 1.5 ये क्या आएगा 3/3 ये कितना होगा 3/2.5 यानी कि 5/2 हो गया। ओके ये भी क्या हो गया 1.5 ये भी हो गया 3/2 0 1 माइनस 0 1 तो ये हो गया बेटा हमारे पास -3/, हाँ तो 1.5 मतलब 3/2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आगे बेटा जरा पुट कर देते हैं। रो 1 में 400 0 2 2 1 0 -2। रो 2 में बेटा हमारे पास आएगा 300 0 5/2 3/2 0 1 -3/2। अब बेटा हमारे को क्या करना है ZJ ढूंढेंगे फिर CJ माइनस ZJ करेंगे। ZJ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 20 2 मल्टीप्लाई बाय 0 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, अब क्या करना है सर ऊपर है CJ, यहाँ पे है ZJ, CJ माइनस ZJ 20 माइनस 20 0 12 माइनस 10 2 अभी पेनल्टी है 8 माइनस 10 -2 0 0 -10। हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ है 2 पे, तो ये मेरा कौन सा रो बन जाएगा की कॉलम से। ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा बेटा की कॉलम, यानी कि ये बात भी कंफर्म होगी कि क्या बनना है आप प्रोडक्ट। X1 ऑलरेडी जा चुका है, अब कौन बनेगा X2। किसके साथ रिप्लेस होगा उसके लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा। सर मेरे पास रिसोर्सेज कितने, तो मेरे पास 400 यूनिट अवेलेबल है, 400 क्वांटिटी अवेलेबल है और एक के ऊपर 2 लग जाएंगी तो फिर रेशो क्या आएगी बेटा हमारे पास 200। रेशो रेशो हम कैसे निकालते हैं बेटा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम, पूरी क्वांटिटी को की कॉलम से डिवाइड करते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 200 200 300 डिवाइडेड बाय 5/2 120 और 200 डिवाइडेड बाय हाफ 400 है ना। तो जहां पे सबसे कम प्रोडक्शन होगी वो कौन से वाला कॉलम रो बन जाएगी की रो। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नहीं कॉलम तो ये है ना बेटा, कॉलम वर्टिकल होता है, ये रो होती है हॉरिजॉन्टली रो। तो ये जाएगी की रो। और जरा की रो भी कवर कर लेंगे। ये कौन सा एलिमेंट बन गया की एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, फिर से यही का यही काम करना है। ठीक है, आओ फिर से बनाए। ये चलता रहेगा बेटा जब तक आपकी सारी पेनल्टी या तो नेगेटिव ना हो जाए या फिर 0 ना हो जाए। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है तो अभी हमारे को रिप्लेस करना है। चलो जी।
अरे चल ले भाई। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल क्वांटिटी x1 x2 x3 s1 s2 s3। उसके बाद वेरिएबल यहां पर कौन कौन से थे बेटा हमारे पास? पहले जो वेरिएबल था वो था s1 और s2 की जगह अब क्या आने वाला है? x2। s1 x2 और यहां पर ऑलरेडी क्या था? x1 पहले से था। इनके कंट्रीब्यूशन है बेटा हमारे पास 20 12 8। 20 12 8 0 0 0। x1 का कंट्रीब्यूशन है बेटा 20, x2 का कंट्रीब्यूशन है 12 और s1 का कंट्रीब्यूशन है 0। तो अब चलो फिर से सबसे पहले कौन सी रो ढूंढी जाएगी बेटा? की रो कैसे ढूंढते हैं सर? पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड कर दो? की एलिमेंट से। की एलिमेंट तो 300 डिवाइड बाय 5/2, 0 डिवाइड बाय 5/2 करो। 300 डिवाइडेड बाय 2.5। हाँ जी, 120। 0 डिवाइडेड बाय 2.5 0। 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 1। 3/2 डिवाइड बाय 5/2 3/5। 0.6। हाँ वो 3/5। 0 डिवाइड बाय 5/2। 1 डिवाइडेड बाय 5/2 तो 2/5। 2/5 और -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 तो -3/5। ये आ गई बेटा आपके पास न्यू की रो। और अब हमारे को चाहिए बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग रो चाहिए हमारे को। कॉरस्पॉन्डिंग रो का क्या फॉर्मूला होता है फिर से बताओ सर? ओल्ड रो माइनस में न्यू की रो मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो सर हम बात कर रहे थे बेटा रो 1 के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग रो 1। तो बेटा ओल्ड रो 400 0 2 ये होगी बेटा ओल्ड रो। x1 उसको तो पहले हम कर चुके हैं, उसको भी करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसको कर चुके हैं बेटा। x1 हाँ हाँ उसको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है ना, एलोकेशन तो कर दी लेकिन एलोकेशन गलत भी तो हो सकती है। हाँ जी, तो बेटा ये हमारे पास ओल्ड रो थी, रो 1। 400 0 2 माइनस में न्यू की रो। बेटा न्यू की रो हमारे पास है 120 0 1 3/5 0 2/5 -3/5। बेटा इस टॉपिक को जैसा मर्जी समझो लेकिन ये पेपर में सवाल आएगा। आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? कुछ भी आ सकता है। किताब में जो चीज है बेटा वो सारी चीजें कवर होगी पेपर में। मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई ये वाली चीज नहीं आएगी। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा हमारे पास था फर्स्ट रो का 2। हाँ जी, ये कितना है? 240 160 0 0 कहां से? 2 2 - 2 0 2 -6/5 4/5 1 - 0 1 0 -4/5 तो -4/5 2 -6/5 10/5 ये फिर से 4/5 हो गया। ऐसी बेटा आपको रो 2 के लिए ढूंढना है, रो 3 एक्चुअली यहाँ पे थर्ड रो। थर्ड रो हमारे पास की जो कॉरस्पॉन्डिंग रो बनी थी बेटा 201 हाफ हाफ
201 हाफ हाफ 00 हाफ। चलो 0 0 हाफ माइनस न्यू की रो, बेटा न्यू की रो इज 120 0 1 3/5 0 2/5 एंड -3/5। ओहो ये गड़बड़ कर दी मेरे ख्याल। ये माइनस है 3/5 और 3/5 टू को बेटा ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4 ये 6/5 एंड 6/5 एंड 10/5 16/5। चलो तो ये भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बेटा रो 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था वो था हाफ। चलो जरा कैलकुलेटर चलाओ बेटा, तुम्हारी स्पीड के ऊपर ही क्वेश्चन की स्पीड डिपेंड करती है। यहाँ पर कितना आएगा 140, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0। ये हो गया बेटा हमारे पास 3/6 12/6 9/6। 0 माइनस 2.2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2/10। और ये हो गया बेटा हमारे पास 3/10 20/10 23/10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को बेटा ऊपर पुट करना है। आओ जरा पुट कर। फर्स्ट रो 160, ये ठीक लगा ना मैंने? ये हो गया बेटा 3/10, गलत है, 10/20 है और 8/10 है बेटा। चलो जी 160 0 0 4/5 1 1 माइनस 4/5 16/5। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बेटा, नई वाली रो 140 1 0 9/6 0 2/10 एंड 8/10। हाँ जी, CJ माइनस ZJ करने के लिए बेटा ZJ ढूंढेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 12 मल्टीप्लाई बाय 0 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 0 मल्टीप्लाई बाय 0 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 9/6। कैलकुलेटर चलो यार। सेवन पॉइंट टू एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 9/6 37.2। 0 24/5 एंड 40/10। तो 4 और 24/5 प्लस 4 8.8। तो सॉल्व करें बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 16 और 12 मल्टीप्लाई बाय 3/5 7.2 माइनस 16 8.8। करो जी CJ माइनस ZJ। तो बेटा 0 0 माइनस में वैल्यू आएगी, 0 आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 25 ओके। तो बेटा सिंस ऑल द पेनल्टीज यानी कि CJ माइनस ZJ आर 0
और नेगेटिव, यानी कि कोई भी पेनल्टी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स आपको नजर आ रहा है बेटा, ये आपको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स है। X1 की 140, X2 की 120 और X3 की कोई क्वांटिटी आप नहीं बनाओ। ठीक है, तो X1 की 140, X2 की 120। हम्म, जी जीरो। ठीक है, तो बेटा ये आपका सवाल खत्म हो गया। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो X1 और X2 के साथ आएगा, X3 का कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ये सवाल हो गया है समाप्त। सिंपलेक्स मेथड की बोलते हैं। सिंपल नहीं है, इसीलिए सिंपलेक्स नहीं बोलते। अच्छा। टाइम लगता है बेटा इसके अंदर, ये थोड़ा बहुत ऐसे भी हो सकता है यार ये क्या एग्जाम में करना। आ गया तो बैठे रहो करते रहो इसे। तो इसलिए इसको आखिरी में छेड़ना था। रो पे रो बढ़ाते रहो फिर खत्म तक दोनों। अब बेटा हमने सीख तो लिया है, आए ना आए प्रैक्टिस तुम्हारे को कम से कम तो। हाँ लेंथी है, मतलब स्टेप्स मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स रिटेन हो जाएंगे, ये हो जाएगा।